डोरी में एक बहुत अच्छी लाइन थी मेरी। आदमी की पहचान उसकी गाड़ी से और औरत की पहचान उसकी साड़ी से। एक इम्प्लिसिट फेथ है मेरा। आई नो माई सेल्फ बेटर देन एनीबॉडी एल्स। थिंक करो, ओवर थिंकिंग मत करो। तो फॉरगेट द पेन, रिमेंबर द गेन। क्योंकि फाइनल जज जो है वो हमारी ऑडियंस होती है। एंड आई एम एजिंग विद ग्रेस। सी, आप अपने कर्मा से, अपने कॉन्शियस से कभी भाग नहीं सकते। ओवर थिंकिंग इज ओनली बिकॉज ऑफ ओवर एक्सपेक्टेशन। डेस्टिनी ऑलवेज फेवर्स द ब्रेव। भाड़ में जाए किसी की सपोर्ट, पहले तुम अपने आप को तो सपोर्ट करो। सो इंस्टेड ऑफ ओवर थिंकिंग, स्टार्ट थिंकिंग। आई सुधा चंद्र। और जब तक मैं रंगमंच में रहूंगी, मेरा नाता जेम से रहेगा। हाय जेम फैमिली, वेलकम बैक टू द वी आर द लुक नॉट द कॉस्ट में। आज हमारे साथ है एक बहुत ही बड़ा चेहरा जो जिंदगी से कभी नहीं हार मानती। शी इज़ वेरी बोल्ड, स्ट्रॉन्ग एंड वेरी कॉन्फिडेंट, एंड जेम इज़ वेरी प्राउड एंड वेरी लकी टू हैव हर, नन अदर सुधा मैम। थैंक यू सो मच रिचा, सच अ प्लेजर। क्योंकि जैसे आपने कहा कि आपने जेम फैमिली की बात की, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ जेम फैमिली। क्योंकि जब हमारी शुरुआत हुई थी तो हम सिर्फ जेम के पास जाते थे, और आज तक अपने सारे शोज़ में बिना जेम से कपड़े लिए मैं अपना शो ही नहीं करती। Oh my God, thank you सो so मेरे much. लिए वो बहुत ही लकी है। तो एक ऐसा एसोसिएशन बन गया है, तो मैं इस फैमिली का एक हिस्सा समझती हूँ अपने आप को, और ज़िंदगी भर रहूँगी। बट वी आर वेरी प्राउड एंड लकी टू हैव यू। थैंक यू सो मच। जब जिंदगी ने आपसे सब कुछ छीन लिया था, तब आपने पेन को पावर में कैसे कन्वर्ट किया? सी, बात ये है कि मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ। इनिशियली हमको ऐसा लगता है कि ये दर्द है, इट्स अ पेन। जब आपको ये पता चल जाता है कि ये पेन आपके साथ ज़िंदगी भर, आपकी ज़िंदगी के साथ चलने वाला है, तो स्टार्ट टू लर्न एंड एन्जॉय द पेन, बिकॉज वो आपकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। आप दिन भर यही बोलते रहेंगे कि मुझे पेन है, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, तो आप ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं कर सकते। तो फॉरगेट द पेन, रिमेंबर द गेन। मयूरी के बाद 7 साल तक साइलेंस हो गया था। जो तालियां बज रही थी वो खामोशी में कन्वर्ट हो गई। तब आपने अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया? बात यह है कि जब मयूरी फिल्म बनी थी तो मुझे भी नहीं पता था कि ये फिल्म इतनी सुपर डुपर हिट हो जाएगी। Right. बिकॉज इट वॉज अ वेरी एक्सपेरिमेंटल फिल्म। कि ऐसी फिल्मों की बात ऐसी है कि या तो सुपर हिट है या सुपर फ्लॉप है, ये बीच की फिल्में नहीं होती। बट हमारे जो प्रोड्यूसर है रामोजी राव सर, उनकी हमेशा एक कोशिश रही है कि वो ऐसी फिल्में बनाए जो एक सोशल मैसेज के साथ हो। सी, फिल्म सिर्फ एक एंटरटेनमेंट नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है एक सोशल और स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए। तो वो हमेशा ऐसी फिल्में बनाते थे। तो जब उन्होंने नाची मयूरी और मयूरी फिल्म बनाई, तो उनका एक ही मकसद था कि अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई भी हादसा हो जाए तो आप गिर मत जाना, टूट मत जाना। और अगर आप गिरते भी हो ना, तो जितने कदम आप नीचे गिरते हो उससे 10 गुना आगे कदम बढ़ाइए, एक गोल सेट कीजिए और उस गोल की तरफ चलिए। तो वही एक कहानी थी मयूरी की। और जब ये फिल्म बाहर आई तो लोग तो पागल हो गए थे फिल्म देखकर। नेशनल अवार्ड विनर। बिल्कुल। और वो भी नहीं, हर माता पिता अपने बच्चे को ये फिल्म दिखाने के लिए कंपलसरी लेकर जाते थे कि देखो, अगर ये लड़की कर सकती है तो जिंदगी में आगे चल के तुम्हें ये करना ही होगा। बिकॉज जिंदगी नेवर इज अ स्ट्रेट लाइन। आपके अप्स भी है, डाउन्स भी है, वो ये हर किसी के साथ होता है। तो जब आप डाउन में जाते हो तब आपको पता नहीं चलता कि खुद को कैसे संभाला जाए। ये एक ऐसी फिल्म है जो एक आई ओपनर था कि अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ भी हो जाए और जब ये लड़की कर सकते तो तुम क्यों नहीं कर सकते। तो यही एक है, जब आप एक फिल्म के जरिए आप कुछ दिखाते हो तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो फिल्म तो सुपर हिट हुई, तालियां, अवार्ड सब कुछ मिले। उसके बाद मैंने कुछ फिल्में की जो नहीं चली, तो लोगों का ये कहना था कि अरे छोड़ो ना, ये तो वन फिल्म वंडर है, वो तो उसकी कहानी थी इसलिए फिल्म चल गई, सिंपैथी फैक्टर था। अब ये सुनकर बहुत बुरा लगा। वो इसलिए लगा क्योंकि एक एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है इस इंडस्ट्री में। और कुछ लोगों ने मुझसे ये भी कहा कि ऐसे लोग फिल्म इंडस्ट्री में नहीं टिक सकते। तो मेरा क्वेश्चन वही था कि कैसे लोग, क्या डेफिनेशन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय ऐसे लोग। तो ये जो एक शब्द यूज किया गया था ना, वो मुझे बहुत बुरा लगा। ठीक है, 7 साल मेरे पास काम नहीं था, मैं इंतज़ार करती रही कि मुझे फ़ोन आएगा, बट मैंने हार नहीं माना। मैंने कहा कि मैं कुछ ऐसा करूंगी, भले ही वो एक बार हो, पर करूंगी तो इसी इंडस्ट्री में।
ताकि दोबारा किसी और के लिए ये शब्द यूज नहीं किया जाए, कि कम से कम उसके पास ये एक प्रूफ तो है, एक एग्जाम्पल है कि अगर सुधा करके गई है तो मैं भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो वो एक, क्योंकि मेरे सामने कोई एग्जाम्पल नहीं था जिसको मैं देख के बोल सकती थी अरे उसने किया तो मैं कर सकती हूँ। तो आई एक्चुअली वांट टू डू समथिंग कि लोग मुझे देखकर कभी ये डिसाइड ना करे कि ये इंडस्ट्री मेरे लिए नहीं है, क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है ना वो बहुत ओपन है, बहुत रिसेप्टिव है। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने का अधिकार किसी को भी नहीं है, ईच टू हिज ओन। आप आते हो, आप सक्सेसफुल हो, बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो ठीक है, अपनी किस्मत, नहीं चले। बट ये रूल्स एंड रेगुलेशंस, एक फॉर्मेट कि आप इसी में हो, आपको देखकर तो बहुत सिंपैथी है, आप तो नेक्स्ट डोर गर्ल इमेज वाली हो, तो आपके लिए ग्लैमर अच्छा नहीं लगता है। बट यही ग्लैमर को एकता ने तोड़ा बालाजी टेलीफिल्म्स में, जहां लोग मुझे बोलते थे कि अरे यार ये तो बड़ी बेचारी है यार, ये तो एक बहन लगती है, भाभी लगती है। वही सुधा चंद्रन थी जो कहीं किसी रोज में जब आई स्टाइलिश आइकन बन गई। तो शक्ल भी वही, अकल भी वही, शरीर भी वही, लोग भी वही थे ना जो देख रहे थे, फिल्में भी देख रहे और टीवी भी देख रहे। बट उन लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया ना। तो मैं वही बोलती हूँ कि फाइनल जज जो है वो हमारी ऑडियंस होती है, जो आपको इतना प्यार करते हैं और वो भी अनकंडीशनली करते हैं, क्योंकि बदले में हम कुछ नहीं देते उन्हें, हम सिर्फ उनसे उनका प्यार लेते हैं। और मैं तो यही कोशिश करती हूँ कि जितना प्यार मुझे मिले वो मैं बटोरूं। अगर स्टेज पे 3 सुधा चंद्रा मिले, एक 16 साल की जो फाइटर थी, एक मयूरी जो अवार्ड विनिंग फिल्म बनाई थी, और एक आज की, तो वो तीनों आपस में क्या बात करते हैं? जो 16 साल में मैंने खुद से बात की थी शायद आप वही। फाइटर थे। मैं फाइटर ही हूँ, तब भी फाइटर हूँ, आज भी फाइटर हूँ। डांस को जहाँ लगा कि डांस नहीं हो पाएगा, पर आप 16 साल की लड़की खड़े होकर बताई नहीं कुछ भी हो जाए मैं डांस कर सकती हूँ। 16 साल में मैंने ये प्रूव किया कि मैं डांस कर सकती हूँ। हाँ। फिर जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आई मैंने ये प्रूव किया कि मैं यहाँ एग्जिस्ट कर सकती हूँ। एग्जैक्टली। और आज आप इस स्टेज पे हैं, तो ये तीनों अगर एक साथ खड़े हो जाए तो आपस में क्या बात करेंगी और क्या कहेंगी एक दूसरे से? 16 साल वाली सुधा बोलेगी आज की सुधा से, वाह सुधा तूने तो कर दिखाया। और मयूरी वाली क्या बोलेगी? मयूरी तो बेचारी थी, वो तो बेचारी खुद अपना फुटहोल्ड नहीं, ढूंढ वो रही थी। 7 साल के बाद जब आपने इस इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करने के लिए फाइट किया। नहीं, फाइट नहीं किया, मैं सिर्फ प्रे करती रही। Pray। मैंने फाइट नहीं किया, मैंने कभी डेस्टिनी से फाइट नहीं किया। मेरी लड़ाई हमेशा भगवान से है। मैं हमेशा भगवान को यही बोलती हूँ, अगर तूने ये दिया है, एक माइनस दिया तो एक प्लस दे देना, क्या बिगाड़ा है मैंने। तो बोलता है कि मैं रुकूं, टाइम लूं, रुकती हूँ, नहीं रुकती हूँ, पर इस विश्वास के साथ कि वो जरूर देगा। सो मैं एक बात कहना चाहूंगी कि एक इम्प्लिसिट फेथ है मेरी, मैं कभी उस विश्वास को टूटने नहीं देती। मैं कभी अपने भगवान पर मेरा जो विश्वास है वो कभी कम नहीं होने देती। जितनी बार मैं गिरी हूं ना, वो जो मेरा भरोसा है, जो मेरा विश्वास है अपने भगवान पर, वो 100 गुना ज्यादा ही हुआ है, कम नहीं हुआ है। गिरने के बाद भी ना, कभी ऐसा नहीं आया कि भगवान से भरोसा उठ गया? सवाल ही नहीं उठता। आपके साथ इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ उसके बाद भी नहीं? एक्सीडेंट में तो मैंने सिर्फ अपना पैर खोया है, उसके बाद तो मुझे इतना कुछ मिला है जो शायद ही किसी नॉर्मल पर्सन को मिले। तो अगर मैं एक बैलेंस शीट भी बनाऊं कि मैंने कितना खोया और मैंने कितना पाया है, तो जितना मैंने पाया है उसका स्केल तो बहुत ऊपर है, और ये तो बहुत ही नीचे है। आज किस चीज़ की कमी है मेरे पास? जो नाम मैं चाहती थी वो मुझे मिला, जो शोहरत मैं चाहती थी वो मुझे मिला, जो इज्जत मैं चाहती थी वो मुझे मिला, जो जगह मैं चाहती थी वो मैंने पाया, सब कुछ। अगर मैं नॉर्मल रहती तो शायद मुझे इतना सब कुछ नहीं मिलता। जितना मैंने मांगा उससे कई ज़्यादा मुझे मिला है। और हर दिन सवेरे उठते वक्त मैं यही बोलती हूँ कि शुक्रिया, तुमने मुझे इतना दिया, आगे भी तू ही संभाल, तुझे पता है क्या करना है। एंड वो संभालता आ रहा है मुझे। एंड सबसे बड़ी बात मैम, पता है हर जनरेशन आपको जानता है और हर जनरेशन को आपकी कहानी पता है। नहीं, बट मेरा लक ये है कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आई एम नॉट जस्ट अ रियल लाइफ हीरोइन। मेरे लिए खुशी की बात यह है कि मैं एक रियल लाइफ हीरोइन भी हूँ। एग्जैक्टली। लोग इंस्पायर होते हैं, लोग मिसाल के तौर पर मुझे रखते हैं, और मुझे अच्छा लगता है कि सब लोग और बहुत इज्जत करते हैं। क्योंकि वरना क्या लाइफ है, आप आते हो, जो आम आदमी कर रहा है वो आप पढ़ाई करते हो, शादी कर लेते हो, बच्चा पैदा करते हो, बुढ़ापे में आप मर जाते हो, क्या करते हैं हम। बट आप जो करते हो, अगर आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि आने वाली कई नस्ल, कई पीढ़ियां आपका जिक्र तो करें, तो ऐसा कुछ कर दिखाओ ना। तो उसके लिए अपने आप पर जो विश्वास है ना, वो कभी नहीं डगमगाना चाहिए। कई बार हम खुद सोचते क्या मैं कर पाऊंगी, क्या मैं कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर सकते। अरे क्या होगा, एक बार गिरोगे, 2 बार गिरोगे, बार बार थोड़ी ना गिरोगे।
तीसरी बार जब आप गिरोगे खुद ही आप अपनी मिट्टी साफ करके उठ जाओगे, बोलोगे चलो यार आगे चलते हैं। अब तो गिरने की आदत हो गई है, अब चलो चलने की आदत शुरू करते हैं। आज की यूथ बहुत डिप्रेस्ड है। एंग्जाइटी डिप्रेशन हमारे यूथ में भरा पड़ा हुआ है। ज़रा सा हम फेलियर को दाइन समझते हैं। हमारे यूथ के लिए मैसेज। इस बात को लेकर बहुत दुख हो रहा है क्योंकि ये जो जनरेशन है ना, वो हमारे देश को आगे बढ़ाने वाला जनरेशन। अगर वो डिप्रेशन में चला जाए, अगर वो खुद पर भरोसा नहीं कर सकता, तो फिर इस देश का क्या होगा? एक तो आज जो जनरेशन जिसको आप जेंजी किड्स Gen Z बोलते हो, आई डोंट kids. नो, मुझे तो ये लफ्ज भी नहीं पता, बट प्रॉब्लम ये है कि उनको सब कुछ फास्ट चाहिए एंड Right. एवरीथिंग सर्व्ड ऑन अ सिल्वर प्लेटर। या वो नहीं हो सकता क्योंकि आज कंपटीशन बहुत स्ट्रांग है। थोड़ा सा वक्त दो। इट्स नॉट लाइक यू आर गोइंग इनटू अ फूड मार्ट, आपने ऑर्डर किया, आपने डाला कॉइन और आपका खाना बाहर आया। सी, एक जिंदगी, एक करियर जो है उसमें कई सालों की मेहनत है और ये हमको सीखना चाहिए हमारे जो सीनियर्स रहे हैं। जैसे आप अगर कॉरपोरेट में काम कर रहे हो तो आपके सीनियर्स ने, मतलब हमारे जैसे लोग, अगर हम अपनी इंडस्ट्री की बात करें, एडिया रगड़ गई भैया, हमारी जूते घिस गए थे काम ढूंढते ढूंढते। बट आज तो मैं फिर भी बोलती हूँ, आज की जनरेशन, आपके पास अपॉर्चुनिटीज इतने हैं। तब तो हम सिर्फ ये बोल सकते थे कि सी आई एम टैलेंटेड है, मैं एक्ट्रेस हूँ, हमारे पास कोई शोरील नहीं हुआ करता था। आज आपके पास सारे फैसिलिटीज है, आप इंस्टा पे डाल सकते हो, आप अपना शोरील बना सकते हो। भैया हमारे पास तो वो भी नहीं था। जिनको हमारी बातों पर विश्वास हुआ उन्होंने हमें कास्ट किया, नहीं तो हमें काम नहीं मिला। और उस वक्त हमारे पास सिर्फ फिल्में थी, कोई और एवेन्यूज थे ही नहीं। आज आपके पास खुद के प्लेटफॉर्म्स है, जिनको ऐसा लगता है कि हमें फिल्म या टेलीविजन में नहीं मिल रहा है, वो अपना यूट्यूब बनाता है। Exactly. यूट्यूब से वो हिट हो जाता है, फिर वो आ जाता है। सी, इन्फ्लुएंसर्स। यू हैव सो मच ऑफ एवेन्यूज, तो फिर डिप्रेशन क्यों? मतलब आप एक छोटी सी बात को आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते, फेलियर डाइजेस्ट नहीं कर सकते, और आप एक्सट्रीम स्टेप्स ले लेते हो। अरे कभी आप ये सोचते हो कि ऐसा एक स्टेप लेने से पहले आपके घर में कोई तो है जो आपसे इतना प्यार करता है, जो आपका इंतजार कर रहा है। आई एम शॉक्ड, कोई लड़की आज आपकी जिंदगी में आती है जिसको आप हार्डली 6 महीने 2 साल जानते हो, उस लड़की या लड़के के लिए आप अपनी जान दे देते हो, जबकि आपके भरोसे पे आपके माता पिता है जिन्होंने आपको बाहर इस दुनिया में लेकर आए, आपको पाला पोसा, आपको एक करियर दिया, और आप यहाँ आते क्यों हो? एक मिशन के साथ आते हो कि भैया मुझे अपने इस फील्ड में मुझे अपना नाम कमाना है। और आप क्या करते हो और किस लिए आप अपनी जान देते हो? इज दिस वॉट यू हैव कम हियर फॉर? इसका मतलब है कि आपको लगा कि जिस प्रोफेशन को आपने चूज किया वो तो एक मजाक था, फिर कि मैं कुछ नहीं कर रहा था, चलो मैं यहाँ आके आजमा लेता हूँ, हुआ तो हुआ, नहीं तो ठीक। आपकी जिंदगी में आपका करियर इंपॉर्टेंट है या आपकी पर्सनल लाइफ? जब हम इस करियर में आए, हमने अपने पर्सनल लाइफ की तरफ मुड़ के भी नहीं देखा। हम 24/7 काम करते थे। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमारे घर में क्या हो रहा है, घर में खाना बना है, नहीं, हम नहीं सोचते थे, क्योंकि हमारा एक ही एम था कि जिस इंडस्ट्री में हम आए हैं उसमें हमको अपना नाम कमाना है। उसके लिए हमने जी तोड़ मेहनत की, और जो जी तोड़ मेहनत करता है सिंसियरिटी के साथ, और जो अपने प्रोफेशन को 100% रिस्पेक्ट करता है और उस प्रोफेशन को फॉर ग्रांटेड नहीं लेता है, उसे सक्सेस ना मिले ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। आज एक नेगेटिव कमेंट्स हम जनरेशन को हिला देती है, तो आपने दुनिया के जजमेंट को कैसे डील किया? अरे पर मैं पूछती हूँ, वो होते कौन है आप पे जजमेंट बोलने वाले? जिंदगी मेरी, मैं जीती हूँ अपने टर्म्स पे। मैं तुम्हारे घर पे तो नहीं आई थी पैसे मांगने, खाना मांगने, तो आप होते कौन हो मुझ पर जजमेंट पास करने वाले? तो मैम मेंटली ये आपको अफेक्ट नहीं करता क्यों है? करेगा? ये तो तब अफेक्ट करता है जब आप उनकी बातों पर ज्यादा तवज्जो देते हो। अगर मैं अपनी बात करूं, आई नो माई सेल्फ बेटर देन एनीबॉडी एल्स। जितना आप अपने आप को जानती हो शायद ही कोई जानता होगा, तो फिर दूसरों की बातें आपको क्यों अफेक्ट करेंगी? ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको डिमोरलाइज करने के लिए कोई आपके बारे में बात करे, कि आज सिर्फ ये बोल दो, हे यू पुट ऑन वेट, ओह माय गॉड, इज इट? अरे क्या है भैया? अब लोग मुझसे पूछते हैं कि यू पुट ऑन वेट, हाँ खाते पीते घर की हूँ, और मैं तो माँ और नेगेटिव रोल्स करती हूँ, और दमदार रोल के लिए दमदार वजन भी तो चाहिए, तो हूँ, और लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया, इसमें क्या बुराई है? एंड आई एम एजिंग विद ग्रेस। एज के हिसाब से आप पुट ऑन करते हो, तो क्या हुआ?
जिन लोगों ने पहले आपको कहा था आपसे नहीं हो पाएगा, फिर उन्हीं ने आपको अवार्ड दिया, उस वक्त आपका क्या इमोशंस थे? मुझे क्या बोलना था, तमाचा तो उन पे लगा। मुझे तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं थी। वैसे ही मेरी आंखें इतनी बोलती है, तो मैंने जैसे अवार्ड लिया, मैंने एक बार ऐसा देखा उनको, तो उनकी नजरें झुकी, बस जवाब मिल गया मुझे। सी, आप अपने कर्मा से, अपने कॉन्शियस से कभी भाग नहीं सकते। मेरे पापा हमेशा बोलते थे, रात को जब तुम बिस्तर पे लेटते हो, अगर आपको सुकून की नींद मिलती है, इसका मतलब है कि उस दिन आपने कुछ गलत नहीं किया। डीप स्लीप का मतलब यह होता है कि चलो यार, आज मैंने सब कुछ अच्छा किया। चैन की नींद क्यों बोलते हैं? चैन की नींद सो जाओ। चैन की नींद का मतलब ही वही होता है। जिस दिन आपके कर्म अच्छे होते हैं, उस दिन आपको अपने आप अच्छी नींद आती है। बिकॉज ना आपको कभी रिग्रेट होता है कि यार मैंने ऐसे क्यों बोला, उसको मैंने ऐसा क्यों कहा, कहीं दिल तो नहीं। सी, रात का वक्त होता है आपके सोने से पहले, जब आप अपने आप को एनालाइज करते हो पूरे दिन के बारे में। जब आप लेटते हो, वो 5 या 10 मिनट होता है। आप लेटते ही सोते नहीं हो। राइट। आप सोचते हो कि दिन में मैंने ये किया, ये किया, ये किया, यार वो अच्छा किया, मैंने ये सीन अच्छा किया, यार यार उसको ये नहीं बोलना चाहिए था ना, गलत हुआ। आपका एक वो चलता है। उसके बाद आपको, जब आप अपने आप को अपोलोजाइज करते हो, तब आपको बहुत अच्छी नींद आती है। जी, हम इंसान है, गलती तो इंसान से ही होता है। तो ये ओवर थिंकिंग को कैसे डील करें ओवर आप? थिंकिंग क्यों? जो होना है वो तो होगा, और जब होगा वो रास्ता आपको मिल जाएगा। वो शक्ति, वो ताकत, वो ऊपर वाला देता ही है। आप मुझे एक बात बताइए, हम कितने लोगों को जानते हैं जिनके पेरेंट्स उनके पैदा होते ही इस दुनिया से चले जाते हैं? क्या वो जिंदा नहीं है? क्या वो अचीव नहीं करते? कर रहे हैं। तो जब हम उनको देखते हैं, हम तो कितने लकी हैं। हमारे सर के ऊपर एक छत है, खाने के लिए 2 टाइम की रोटी मिलती है, प्यार है लोगों का। तो आपको तो हिम्मत ऐसे लोगों को देखकर, मतलब हमको, लाइक इवन फॉर मी, मैं हमेशा वही बोलती हूँ, जैसे मैं सिग्नल्स क्रॉस करती हूँ, मैं देखती हूँ कितने खुश है वो लोग। क्योंकि क्या है ना, उनके एक्सपेक्टेशंस नहीं है। ओवर थिंकिंग तब शुरू होती है जब आप बहुत ओवर एक्सपेक्ट करते हो लाइफ से। अरे यार, मैंने तो ये सोचा था पर हुआ नहीं है यार, इसका Right, मतलब right. ये होता है कि ये गलत हुआ, या तो मैं कुछ। ओवर थिंकिंग इज ओनली बिकॉज ऑफ ओवर एक्सपेक्टेशंस। वो रिलेशन में हो या आपके काम में हो। राइट। अगर मैं यहाँ आती हूँ और मुझे आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो मैं थिंक क्यों करूंगी? क्योंकि मैं आई, मैंने इंटरव्यू दिया, आपसे बात की, मैं निकल गई। जब मैं एक अल्टीरियर मोटिव के साथ आती हूँ कि मुझे नहीं यार, रिचा से मुझे ये करना है, बोलना है, ये बोल, तभी वो ओवर थिंकिंग, वो प्रोसेस स्टार्ट्स विथ थिंकिंग एंड कंक्लूड्स इन ओवर थिंकिंग। राइट। एंड क्लैरिटी ऑफ थॉट उस वक्त आपका पूरा स्लर और ब्लर हो जाता है। मत करो, थिंक करो, ओवर थिंकिंग मत करो। फैंस अपने घर पे एक आइकॉनिक लुक आपका रिक्रिएट करना चाहे, तो वो कौन सा लुक होगा जो आप उनको बोलेंगे क्रिएट करो? मेरा आइकॉनिक लुक वो है जो मैं बिना मेकअप के बहुत सिंपल रहती हूँ, जो मैं नेचुरल रहती हूँ। और लोग वॉकअप करके मेरे को बोलते हैं, जब बिना मेकअप मुझे देखते हैं ना, एक्चुअली लोग आके मुझसे बोलते हैं, आप इतना मेकअप क्यों करती हो मैम? पर्सनली भी ठीक ही लगती हो, बहुत क्यूट लगती हैं आप, आपका स्किन बहुत अच्छा लगता है बिना मेकअप के, आप बहुत बहुत नॉर्मल लगते हो, हमारी तरह लगते हो। दैट इज वॉट इज सुधा। ये जो है वो एक कैरेक्टर है, या एक, जिस प्रोफेशन से मैं बिलोंग करती हूँ वो उसके लिए है। बट इफ आई हैव टू बी नोन एज माई आइकॉनिक कैरेक्टर, इट इज मी माई सेल्फ, आई सुधा चंद्रन, जो बिना मेकअप के, बिना ज्वेल्स के, बहुत ऑर्डिनरी कपड़े पहनती है, जो बहुत नॉर्मल लाइफ जीती है। ये अगर कोई आइकॉनिक कोई क्रिएट करना चाहता है, तो वो मेरा एक आइकॉनिक कैरेक्टर है, जिससे मैं अपने आप से बहुत ट्रू लगूंगी, और जहाँ मेरी अपनी एक पहचान है। अगर एक म्यूजियम बनाया जाए और आपके 3 आइकॉनिक लुक उसमें रखा जाए, आउटफिट, तो वो कौन से 3 होंगे? एक मयूरी, या जो बहुत रियलिटी से मिलता है, बिकॉज एक नेचुरल रही हूँ मैं उसमें। देन इट शुड बी कहीं किसी रोज रमोला सेकर। देन इट शुड बी नागिन। या जब लोग रुक जाते हैं, तब आपने चलना शुरू किया और दौड़ लगा दी। हमारी जनरेशन के लिए मैसेज, और हम बहुत जल्दी घबरा जा रहे हैं, छोटी छोटी बातों से हार मान रहे हैं। सी, दिन भर तो आप लोग यही कहते हो कि मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्ट करो, तो फिर क्या मैनिफेस्ट करते हैं आप लोग? यही कि हमसे नहीं हो पाएगा। सी, हमारे पास कोई चॉइस नहीं था, इधर यू स्विम और यू ड्राउन। जब आप किसी ओशन में, जब आपको डाला जाता है खुद को बचाने के लिए, जिसको स्विमिंग भी नहीं आती होगी, हाथ पैर तो मारेगा मारेगा। कि भैया मैं अपने आप को बचा लूं, है ना?
उससे क्या होता है कि आप 4 कदम तो कुछ तो करोगे, वहाँ से एक जहाँ आप थे वहाँ से 4 फुट तो आप मूव तो करोगे। वही आपकी ज़िंदगी का एक मूवमेंट है टू अचीव समथिंग। भई मैं अपनी ज़िंदगी को बचाना चाहता हूँ। और कई बार हम सोचते हैं यार मुझे तो स्विमिंग भी नहीं आती थी, मैं उस पार कैसे चला आया? वो आपके अंदर जो हिम्मत है ना एंड द रीज़न टू सर्वाइव, वो आपको वो काम करने को मजबूर करेगा कि आपको वहाँ पहुँचना ही है। लेकिन अगर आपके अंदर वो बात ही नहीं है कि आप गिरे हो, बोले छोड़ो यार, वेव्स आ गए, चलो मैं मर जाता हूँ, ख़त्म कहानी। मैं बोलती हूँ ऐसे लोगों की जीने का कोई मतलब ही नहीं है। तुम मर ही जाओ तो बेटर है। राइट। तुम जी के क्या करोगे? चलो यहाँ से तो तुम बच जाओगे। ज़िंदगी लाइक मैंने कहा कि स्ट्रेट लाइन नहीं है, किसी की भी नहीं। किसी की भी नहीं है। अप्स एंड डाउन्स हर किसी की ज़िंदगी में है। अगर आप में वो हिम्मत ही नहीं है लड़ने की, तो तुम पैदा ही क्यों हुए हो? जब लोग बोलते हैं कि अरे यार सुसाइड कमिट किया, आई डोंट फील, मुझे तरस नहीं है उन लोगों पे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग एस्केपिस्ट हैं। एक बार लड़के तो देखो। डेस्टिनी ऑलवेज फेवर्स द ब्रेव। लोग बोलते हैं कि हम तो अपनी किस्मत और अपना तकदीर ऊपर से लिख के आते हैं। ऊपर से तो ऊपर वाले ने लिख के तो भेजा है, वो तो स्क्रिप्ट बना के नीचे भेज दिया है। कई बार आप अपनी मेहनत से आपके एक होता ना कि एक एफर्ट, जब आप कोई बात ठान लेते हो, कई बार आप उस किस्मत को भी रीराइट करते हो धरती पर। तो हर बार ये मत बोलना कि अरे यार तकदीर का लिखा कौन बदल सकता है। ऐसा नहीं है, ऊपर वाले ने भी कभी ये नहीं बोला है। तकदीर वो है, बोलते हैं ना, जिनके हाथ भी नहीं होते उनके भी तो उनका भी तो तकदीर होता है। तो फिर वो अपनी मेहनत से ही तो आए हैं ना। सो समवेयर यू हैव टू बिलीव दैट आप कर सकते हो। और आई डोंट नो आजकल बच्चे क्यों इतने जल्दी गिव अप कर जाते हैं, जबकि आपके पास जब सब हमारे कुछ है। सब, मैं तो ये नहीं बोलती हूँ सब कुछ है, नहीं, मगर एवेन्यूज तो है, है। एवेन्यूज तो है। आपका ये नहीं चल रहा है, चलो हमारे पास ये है। आज आपके पास इतने बैंक के लोन्स है, गवर्नमेंट्स आपको इतना सपोर्ट कर रहा है राइट। कि आपको स्टार्टअप्स के लिए है। भाई हमारे टाइम पे तो हमको पता भी नहीं था कि स्टार्टअप्स क्या है, हमने ये लफ्ज़ ही नहीं सुना है। अभी जैसे लोग मेरे को बोलते हैं आपको एक डांस एकेडमी खोलना है, अरे उस टाइम पे हमको नहीं पता था भाई, इसलिए हमने नहीं खोला। बट आज तो आपके पास है। अब जो बच्चे आते हैं, इवन जब मैं रियलिटी शोज देखती हूँ, मुझे इतना इतना अच्छा लगता है कि वो छोटे छोटे गांव से आके, पहले सीजन में मैं उनको एज पार्टिसिपेंट्स देखती हूँ, सेकंड सीजन में वो असिस्टेंट कोरियोग्राफर है, थर्ड सीजन में वो कोरियोग्राफर बन जाते हैं। तो आई एम सो हैप्पी सीइंग दैट ग्रोथ। तो जिनको करना है वो तो आके करते ही है। कोई इतने बच्चे नॉर्थ ईस्ट से आते हैं बेचारे, उनका यहाँ कोई नहीं है। कितने बच्चे मैं सुनती हूँ कि हम रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं तब भी हम डांस सीख रहे हैं। दैट इज़ वॉट यू कॉल, आई सैल्यूट सच पीपल, सच किड्स, कि जिनके पास कुछ भी नहीं है तब भी अपनी एक कहानी को वो एक राइज लेकर ले आते हैं, कभी हार नहीं मानते, मेहनत करते हैं। घर भेजने के लिए पैसे चाहिए तो वो दिन में मेहनत करते हैं, रात में अपना पैशन फॉलो करते हैं। सो दैट इज़ वॉट इम्पॉर्टेंट ना, कि यार ये मुझसे नहीं होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, वो नहीं सपोर्ट कर रहा है। भाड़ में जाए किसी की सपोर्ट, पहले तुम अपने आप को तो सपोर्ट करो राइट। पहले। और ये सब तब सवाल आते हैं जब आप खुद पर भरोसा नहीं करते। और खुद पे भरोसा कैसे किया जाए? खुद पर भरोसा कैसे किया जाए? सेल्फ डाउट तो रियल है ना। नहीं, सेल्फ डाउट को आप जब 2 बार उसको कन्वर्ट करोगे ना एक सक्सेस में, यही मैनिफेस्टेशन है जो आज के तारीख में लोग बोलते हैं मैनिफेस्ट। अरे मुझे सेल्फ डाउट है, मुझे डाउट लग रहा है कि मैं कर पाऊंगा कि राइट। सी दैट इटसेल्फ विल नॉट वर्क फॉर यू। आप ये बोलो ना मैं कर पाऊंगा, क्या होगा, जितना मैंने सोचा उतना नहीं होगा, बट कुछ तो होगा। चल मैं बोल रही हूँ कि रिचा आज मैं सोच रही हूँ कि 10 मैं कॉस्ट्यूम्स बेचूंगी, 2 निकला तो वो भी अच्छी बात है ना। फ्रॉम 0 to 10 में अगर 2 निकल गया तो 2 तो प्लस ही हुआ ना, प्लस ही माइनस तो नहीं हुआ ना। नहीं, माइनस नहीं हुआ। सी अब आज के बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत बड़ा लीप लेना चाहते हैं, वो इतना इंस्टेंट नहीं हो सकता, बिकॉज आज जितने आपके पास एवेन्यूज है ना उतना कंपटीशन भी बढ़ गया। तो यू हैव टू फेस दैट कंपटीशन, और फेस द कंपटीशन इज यू हैव टू फाइंड अ स्ट्रैटेजी। आपको स्ट्रैटेजी प्लान करना पड़ेगा कि मैं इस मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए मैं कुछ अलग क्या कर सकती हूँ। सो इंस्टेड ऑफ ओवर थिंकिंग, स्टार्ट थिंकिंग। जैसे कि आज मुझे आपका ये कॉस्ट्यूम बहुत अच्छा लगा, इट्स लुकिंग वेरी डिफरेंट, इट्स अ वेरी इंडो डांस क्लासिकल। It is inspired by you, the dance तो ये and थॉट the प्रोसेस, sari. ये थॉट प्रोसेस आया है ना। Yeah, because this is you. I want to represent you. That's why I designed this इट्स लुकिंग dress. वेरी प्रिटी। Yeah. तो यही तो होता है ना कि जब ओवर थिंकिंग आप नहीं करते हो ना, तो वो जो
पोर्शन ऑफ टाइम जब आप ओवर थिंकिंग में डालते हो, अगर इसमें डालो तो कुछ क्रिएटिव निकलता है। यही तो मैं कह रही हूँ। राइट। 90s की रमोला, नागिन की यामिनी, अगर एक सीन में दोनों को ला दिया जाए, दोनों में से कौन सी मास्टरमाइंड निकलेगी और कौन जीतेगी, कौन हारेगी? अरे दोनों ही मास्टरमाइंड है। फिर भी दोनों एक सीन में है। तो वो तो अपनी आंखें दिखा दिखा के लोगों को मारेगी, और ये जो यामिनी है लोगों का मजाक उड़ा उड़ा के मारेगी। पर मकसद तो यही है। मगर- दोनों मैनिपुलेटिव थे, दोनों अपने अपने स्ट्रैटेजी। जो अब स्ट्रैटेजी की मैंने बात की, एक होता है कि जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने कातिलाना अंदाज से अपने चीजें करवा लेती है, वो थी रमोला। हाँ, मतलब उसका हिट एंड फायर था, उसका नहीं बनता है फायर, फिनिश, खत्म। ये औरत जो है यामिनी, वो बोल बोल के लोगों को मारती थी। एक होता था कि यार आप बंद भी करो, ये लो नागमणि यार इतना पकाती है तो वो एक स्ट्रैटेजी। जब हमने नागिन, जब मैंने फर्स्ट सीजन किया तो उसमें मैं बहुत भोली भोली सी थी, फिर मैं बहुत नेगेटिव हो गई थी। अब जब सेकंड सीजन शुरू हुआ तो मैंने कहा यार अभी तो नागिन खत्म हुआ है, वही करेंगे तो लोग बोर हो जाएंगे, तो क्या कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि लेट्स ट्राई कॉमेडी फ्लेवर। वो वर्क कर गया। मतलब उस कॉमेडी फ्लेवर में मैंने ओवर द टॉप परफॉर्म किया, जिसमें मुझे वो टाइटल भी मिल गया था, ओवर एक्टिंग की दुकान। बट लोगों को बहुत अच्छा लगा, बिकॉज वो एक टोटल सुपर नेचुरल में ना, ये एक औरत है जो मरती नहीं है। नागिनें तो 500 साल जी जाती है, ये तो एक इंसान थी जो हर नागिन के साथ घूमती थी। राइट। तो ये तो 1000 साल की हो गई होगी, तो ये क्या संजीवनी बूटी कहती थी। तो वो एक कॉमेडी फ्लेवर लेके हमने वो शुरुआत की, बट लोगों को बहुत अच्छा लगा, तो हम उसी बहुत पे प्ले ज़्यादा। करते गए। वो तो हिट हो गया था। हाँ हाँ, मेरी मतलब मैं कहीं परफॉर्म करने गई थी आई थिंक दिल्ली में, तो एक सिक्योरिटी गार्ड था, वो आके उसने मुझसे कहा कि मेरी माँ पता नहीं हंसती नहीं है, बहुत डिप्रेशन में रहती है, पर जब आप आते हो ना नागिन में, वो तो फूट फूट के हंसती है। मैंने कहा सब रिकॉर्ड करो, दिन भर उनको वही दिखाओ, ताकि कम से कम वो हंसे तो सही। सो समथिंग वर्क्स। रमोला की बिंदी बहुत अच्छी थी, फैशन आइकन भी बहुत थी वो रमोला। हाँ, फैशन आइकन इसलिए थी क्योंकि हम 24/7 काम करते थे। हम घर 1 घंटे के लिए जाते थे, तो जब आपको नींद उड़ानी हो तो आप क्या करोगे, अपने फेस को देख के कुछ करते रहोगे। तो अब मैंने मेकअप मैन को बोला, मैंने कहा चल यार मेकअप बिंदी पे कुछ खेलते हैं। तो हमने एक बार सिर्फ स्ट्रेट लाइन किया, फिर मैंने बोला चल कांटे लगा दे, फिर मैंने कहा चल फूल बना दे, वो हिट गया था तो चलने लगा बहुत। तो जैसे हमने पहले 2 महीने किए तो लोगों को बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा चल यार ये वर्क कर रहा है, चलो इस पे एक्सपेरिमेंट करो। हमको भी नहीं पता कि क्या चलता है और क्या नहीं चलता और क्यों चलता है। मैंने तो कॉकरोच और नागिन भी बनाया है। अभी अगर नागिन में देखोगे, मैं तो नागमणि चिपका के घूम रही हूँ, इतना बड़ा अच्छा। नागमणि को लेके घूमती हूँ मैं बिंदी में। उस वक्त क्या चलता है, क्यों चलता है, इसकी कोई रीजनिंग नहीं होती। हो सकता है टाइमिंग हो या कैरेक्टर में वो फिट हो गया। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट सेल्स वर्क्स। तो उसके लिए Right. हमने कोई डेफिनेशन नहीं किया। से बैठे बैठे चलो यार रात को नींद आ रही है, चल ना कुछ करना यार, तो करते करते जब हिट हो जाता है तो सक्सेस इज द बिगेस्ट मंत्रा। जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो आप बहुत कुछ करना चाहते हो। सक्सेस आपके लिए मीनिंग क्या है सक्सेस की? टू बी लव्ड बाय पीपल। वो तो आपको सब मेरे पता है। लिए सक्सेस, द कैरेक्टर्स दैट आई डू बहुत अच्छा हो, वो लोगों के जहन में जाए और लोग उसे प्यार करें। बीट रमोला सेकंड जो हार्डकोर क्रिमिनल थी, बट पीपल लव्ड हर। तो आई ऑलवेज से कि पीपल लव टू हेट मी। और यामिनी भी जब मैं नेगेटिव करती हूँ तो लोगों को, अब मैं पॉजिटिव करती हूँ, लोग बोलते मज़ा नहीं आ रहा है। सुधा जी घर तोड़ो, परिवारों को तोड़ो, आप अच्छे नहीं अच्छे लगते। आपके लिए साड़ी कंफर्ट है या कॉन्फिडेंस? डोरी में एक बहुत अच्छी लाइन थी मेरी, आदमी की पहचान उसकी गाड़ी से और औरत की पहचान उसकी साड़ी से। डिस्क्राइब जेम इन वन वर्ड। इट्स ऑलरेडी मेंशन्ड हियर, वेयर द लुक नॉट द कॉस्ट। और जब तक मैं रंगमंच में रहूंगी, मेरा नाता जेम से रहेगा। एंड आई एम सो हैप्पी रुचा, क्योंकि मैं प्रकाश जी को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, जिन्होंने ये जेम शुरू किया था। एंड इट वॉज दी ओनली, आज वेंडर बोलते हैं, मुझे मतलब वो वर्ड्स हाँ। नहीं मालूम, बट अगर हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो हम सबसे पहले जेम पहुंच जाते थे। मतलब हम कहते थे कि प्रकाश जी इतना नहीं है बजट, मतलब हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, जितना होता है। सेम थिंग विद जियालाल एंड योर हस्बैंड। जब हम वहाँ जाते हैं तो हमारे ग्रोथ में आप लोगों का बहुत सपोर्ट रहा है। लंबी जर्नी हमने तय की है इस इंडस्ट्री में। ये सोलो जर्नी नहीं है, काफ़ी लोगों का योगदान है, जिसमें जेम का बहुत बड़ा योगदान है। आज भी जितने भी सीरियल्स हम देखते हैं जिसमें हम काम करते हैं, जैसे मुझे कोई ब्लाउज आ जाता है, जैसे फिट होता है, मतलब जेम का है ना, पता चल जाता है, फिटिंग से मुझे पता चल जाता है कि ये जेम का है, क्योंकि वो फिटिंग कभी गलत हो ही नहीं सकती और मैं ट्रायल ही नहीं करती हूँ।
आंख मूंद के मैं भरोसा करती हूँ। और जब कोई बोलता है अरे यार ये कपड़े नहीं मिल रहे, मैं बोली, जाओ जेब में जाओ, दुनिया की ऐसा ऐसा कोई कपड़ा नहीं है जो नहीं मिलेगा वहां पे, और नहीं मिलेगा तो भी वो लेकर आएंगे, क्योंकि वो एक कॉन्फिडेंस है। दिस इज वॉट जेम मीन्स टू मी। थैंक यू सो मच। रेंट के बारे में क्या ख्याल है आपका? ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि क्या है ना, हर बार कपड़े लो, एक तो स्टोरेज की बड़ी प्रॉब्लम, तो आप पहन पहन के आप रखोगे कहाँ वन टाइम, उसके बाद क्या। सो आई लव दिस रेंटल सिस्टम कि एक बार पहनो, पे द मनी, वापस दे दो, अगले बार एक नया फैशन पहन लो, विच इज़ वेरी गुड सिस्टम दैट यू स्टार्टेड। और मैं बोलती हूँ कि लोगों को ये करना चाहिए, इसको यूज़ करना चाहिए, एंड यू हैव ऑल्सो स्टार्टेड दैट। या तो आपने ये जो रेंट अ कॉस्ट्यूम जो शुरू किया है, मतलब मेरा ये मानना है कि आप 1.5 लाख 2 लाख एक कॉस्ट्यूम में डाल रहे हो, आओ यहाँ रेंट करो कॉस्ट्यूम, पहनो एक बार, उसके बाद दे दो, दोबारा कुछ और पहनने का शौक हो तो वो भी रेडी है यहाँ। सो आई थिंक यू शुड बी एज द पीपल शुड सपोर्ट दिस, एंड आई एम श्योर कि इस पॉडकास्ट के ज़रिए आप लोग ऋचा को ज़रूर सपोर्ट करेंगे, एंड शी नीड्स योर सपोर्ट। और अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे इस पॉडकास्ट के ज़रिए मैं चाहूँगी कि आप लोग आगे आए और इनको ज़रूर सपोर्ट करें। इट्स कॉल्ड द जेम फैशन स्टूडियो, वे यू कैन वॉक इन एंड यू कैन रेंट अ कॉस्ट्यूम और यू कैन बाय अ कॉस्ट्यूम। चलिए हम आपको अपनी साड़ी की सारी कलेक्शंस दिखाते ऑफ हैं। कोर्स मैं देखना चाहूँगी, क्योंकि मैं देखूंगी तभी तो हमारी ऑडियंस भी देखेंगे ना। चलिए, सो दिस इज आवर बुटीक एंड दिस इज द डिजाइनर कलेक्शन। वी आर हैविंग द साड़ीज दैट रिप्रेजेंट यू। हाँ, मेरा तो सर घूम रहा है भैया, क्यों? इतनी खूबसूरत साड़ियाँ देखकर मैं तो पागल हो जाती हूँ। मतलब मुझे समझ भी नहीं आता है कि ये एक ज़िंदगी है ना, बहुत छोटी लगती है मुझे ये साड़ियाँ पहनने के लिए। तो मैं ऊपर वाले से यही प्रार्थना करती हूँ, ज़रा लंबी कर दे ना मेरी ज़िंदगी, ताकि मैं ये सब कुछ पहन सकूँ। एंड आई एम श्योर कि जब भी मैं नेक्स्ट सीरियल में आऊँगी तो मुझे पता है, तो मैं ऐसे ही एक लुक अपने डिज़ाइनर को बोल दूंगी, मैं बोलूँगी रिचा यही लुक देना मेरे को, क्योंकि अगली बार आई वॉन्ट टू वेयर ऑल दीज बीड्स वाले। दे आर सो 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 ब्यूटिफुल एंड सो एलिगेंट। इनफैक्ट मैं तो सोच रही हूँ ना, इन कलेक्शन के लिए मैं एक बहुत पुराने गीत पेश करूँ। ओह या, हाँ, जो मैं अभी करूँगी और मैं पोस्ट करूँगी, तब आपको पता चलेगा कि मेरे अंदर जो फीलिंग्स है ना वो एक्चुअली क्या है। आई लव्ड इट रिचा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आप कंफर्ट चूज करोगे कि ग्लैम? मैं दोनों। रॉयल ब्लू कलर या व्हाइट कलर? सी रॉयल ब्लू जो है ना वो अपने आप में बहुत ब्राइट है, बट लोगों ने हमेशा मुझे ना ब्राइट में देखा है। राइट। तो अगर मैं उस पैटर्न को तोड़ना चाहूंगी तो आई विल गो इन फॉर पेस्टल। ओके, पेस्टल्स कलर। व्हाइट ऑफ कोर्स सबका फेवरेट है, और व्हाइट अगर आप नाइट पार्टीज में पहनो या इवेंट्स में पहनो तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। इन साड़ीज में से कौन सा नागिन का लुक आप चूज करोगे एंड कौन सा मयूरी का लुक? चूज वन साड़ीज इन दीज ऑल योर्स। मयूरी का लुक तो बेचारी ये होगी, मयूरी मैम ये पहनती, लेकिन अगर मैं यामिनी की बात करूंगी तो बस ये सब यामिनी है, और क्या है। ये देखो दिस इज हैवी। झल 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 झल। अभी आपको इवेंट में जाना है, किसी इवेंट में, तो इसमें से कौन सी साड़ी आप चूज करोगे? जो अवार्ड देने वाली साड़ी कौन सी होगी और लेने वाली कौन सी होगी? जब देना होता है ना तो बहुत दुख होता है, तो मैं ब्लैक पहनूंगी, और जब लेना होता है तो खुशी से पागल हो जाती हूँ तो मैं व्हाइट पहनूंगी। और किसी इवेंट में जाना हो तो आप कौन सा चूज करोगे इसमें से? नजर आई थिंक दिस विल लुक नाइस, दिस इज वेरी प्रिटी, बहुत क्लासी है ये। ओके, एक ये मुझे अच्छा लगा। ओके। और अगर सोबर वाला है तो सोबर में भी मैं हमेशा झिलमिली जाती हूँ, क्योंकि माय डेफिनेशन ऑफ सोबर इज वेरी ब्राइट, तो मैं ये भी, इट्स अ नाइस, इट्स वेरी प्लेजेंट, वेरी क्लासी। व्हाट अबाउट द गोल्डन कलर? ये साड़ी आप कहाँ पहनोगे? ये मैं कहाँ पहनूंगी? ये मैं नागिन में पहनूंगी, जब नागमणि मेरे पास आ जाए। मैम इसमें से कौन सी सबसे अच्छी साड़ी लग रही है आपको? जितने भी आपके कलेक्शन है ना बहुत अच्छे। इस रैक में आकर आपको एक साड़ी चूज करनी पड़े इस पूरे रैक में, तो वो कौन सी साड़ी है जो आप चूज करके आज अभी लेकर जाओगे? मैं जिंदगी में कभी एक चीज को चूज ही नहीं करती, जो मुझे अच्छा लगता है सब अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं आज कुछ चूज ही नहीं करूंगी, क्योंकि मैं इसमें से मैं अपने सीरियल में पहनूंगी और वहां पर मैं बोलूंगी दिस कम्स फ्रॉम जेम फैशन स्टूडियो। वाह रिचा, साड़ियों की कलेक्शंस देखे बस मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। मैं भी आऊँगी ज़रूर, एंड आई विल डेफिनेटली रेंट अ फ्यू साड़ीज, और मे बी आई इवन बाय अ फ्यू साड़ीज। बट एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, आपके इस एंटरप्राइज को, आपके इस एंटरप्रेन्योरशिप को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। और मैं चाहती हूँ कि अभी तो सिर्फ 6 महीने हुए हैं, आप देखिए देखते देखते वक्त कैसे निकल जाता है, और आप एक बड़ी एंटरप्रेन्योर के रूप में यहाँ जानी जाओगी, पहचानी जाओगी।
यही मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ एंड बिंदास अपने क्रिएटिविटी पे ध्यान दो, नए नए क्रिएशंस क्रिएट करो, लोग आपके पास ज़रूर आएंगे एंड आई एम श्योर वन डे यू विल बी वेरी वेरी सक्सेसफुल। गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत शुक्रिया। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जेम फैशन स्टूडियो, टैगलाइन तो आपको पता ही है ना, मेरे पीछे ही है, वेयर द लुक नॉट द कॉस्ट।